एनालिटिकल स्कूल को आगे बढ़ाते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस पे। तो आज हम पढ़ेंगे जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन इज़ द फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल माना जाता है। इंग्लैंड के अंदर भी ज्यूरिस्प्रूडेंस इन्होंने ही शुरू की थी। ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अराउंड 1830 में। जो इन्होंने दो बेसिकली किताबें लिखी हैं, एक तो द प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड और एक अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। जो ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ लॉ है उसमें 4 फीचर्स हैं पॉजिटिव लॉ के। पॉजिटिव लॉ कोई भी कानून जो एक लेजिस्लेटर पास करता है, कोई भी सॉवरेन, कोई सुप्रीम अथॉरिटी, जो भी अल्टीमेट अथॉरिटी इन अ स्टेट है, वो जो कानून पास करता है उसे पॉजिटिव लॉ कहते हैं। इस पॉजिटिव लॉ के 4 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो ये कमांड है, ये कमांड है बाय द सॉवरेन। जो सॉवरेन है वो अगर ये कमांड लोग नहीं मानेंगे तो सैंक्शन की पावर रखता है। सैंक्शन यानी पेनल्टी फॉर डिसोबीडियंस। और जो ये कमांड है इसको ड्यूटी के रूप में बनती है ये किसी सब्जेक्ट के लिए। तो इसके अंदर तो इट इज़ अ कमांड ऑफ द सॉवरेन कि जो भी मोस्ट पावरफुल सुप्रीम अथॉरिटी है एक स्टेट के अंदर, उसने जो कह दिया वो लॉ है। और ये मान के चलते हैं कि जो उसने कहा है वो एक जनरल कमांड है, सबको फॉलो करनी है, सबके लिए वो ड्यूटी बन गई। और अगर वो नहीं कोई भी उसको फॉलो करेगा तो उसको एक सैंक्शन होगी या उसको कोई पेनल्टी पड़ेगी या उसको कोई सज़ा मिलेगी। तो जनरली इसको समझा जाएगा तो ये कि जो कानून है वो ड्यूटी के रूप में है प्राइवेट सिटीज़न के। और इसमें अगर जो करना है उसकी हैबिट है, ही हैज़ टू बी द हैबिट ऑफ फॉलोइंग द लॉ। लॉज स्ट्रिक्टली डाइवर्स फ्रॉम जस्टिस। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कमांड ऑफ द सॉवरेन इज़ लॉ, तो इसमें जो कोई भी जस्टिस का या मोरालिटी की जगह नहीं है कि आप लॉ के क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है, इन सारी चीज़ों के बारे में ऑस्टिन कुछ नहीं कहता। लॉज 2 तरह के हैं, एक लॉज स्ट्रिक्टली कॉल्ड सो या और लॉज दैट आर नॉट स्ट्रिक्टली कॉल्ड लॉ। तो जो स्ट्रिक्टली लॉ हैं दे आर कमांड, जनरल कमांड्स सेट बाय द सॉवरेन जो फॉर सब्जेक्ट्स। दीज कमांड्स आर प्रॉपर लॉ और पॉजिटिव लॉ। पावर तो इसके अंदर इनहेरिटेड है कि जिसने आपके ऊपर कानून बनाया है उसकी पावर आपसे सुपीरियर है। तो वो एक सोसाइटी, एक हायरार्की में है जहाँ पॉलिटिकली सुपीरियर लॉ बनाते हैं पॉलिटिकली इन्फीरियर के ऊपर, एंड दे हैव अ एबिलिटी टू पनिश विच इज़ सैंक्शन हिम फॉर डिसोबीडियंस ऑफ लॉ। तो एक पॉलिटिकली सुपीरियर पॉलिटिकली इन्फीरियर के लिए लॉ बनाएंगे, और अगर जो पॉलिटिकली इन्फीरियर या सब्जेक्ट है वो उसको ड्यूटी निभाएगा, अगर वो नहीं निभाएगा तो उसके लिए सज़ा है, सैंक्शन उसके ऊपर मौजूद है। द सॉवरेन इज़ अ डिटर्मिनेट सोर्स। तो जिस कानून किसने बनाया है ये एकदम क्लियर होगा सबके लिए। तो जो कानून बनाने की प्रतिक्रिया है वो इन अ जो मॉडर्न स्टेट है उसके अंदर लेजिस्लेचर के पास होती है कि लेजिस्लेचर कानून बनाता है, पार्लियामेंट कानून बनाती है। तो ये क्लियर है जो वहाँ से कानून आया है सिर्फ वो लॉ है, और चीज़ें पॉजिटिव लॉ या लॉ नहीं, स्ट्रिक्टली कॉल्ड लॉ नहीं है। 2 कैटेगरी बनाई हैं ऑस्टिन ने। एक तो लॉ ऑफ गॉड है, जो गॉड ने बनाए हैं लॉ, जैसे डिवाइन लॉज हो गए कि आप धरती घूम रही है, किसके खिलाफ घूम रही है, रोशनी होने से क्या होता है, अंधेरे में नहीं दिखता है, वगैरह वगैरह वगैरह। और दूसरा है ह्यूमन लॉज। ह्यूमन लॉज जो प्रॉपर ह्यूमन लॉज हैं उन्हें पॉजिटिव लॉ कहते हैं। ये पार्लियामेंट पास करती है, सॉवरेन पास करता है, और ये इसके पीछे आपकी सैंक्शंस भी होती हैं और इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट टू फॉलो इट। और दूसरी है पॉजिटिव मोरालिटी। तो पॉजिटिव मोरालिटी आर इम्प्रॉपर लॉज। इसके अंदर अगर आप कोई भी चीज़ हैबिचुअली जो लोग फॉलो कर रहे हैं, जिसको सोसाइटी खुद इम्पोज कर रही है खुद पे, और इसके ऊपर लॉ कोई नहीं है
जैसे खाप पंचायत हैं हरियाणा के अंदर, जिसके अंदर अगर आप सेम बिरादरी में सेम गोत्र में शादी कर लेते हो तो वो समाज उसको निकाल देता है। तो किसी ने ये कानून इस तरह का नहीं बनाया है, लेकिन ये फिर भी लॉ के रूप में चलता है एक। तो ये इम्प्रॉपर लॉज सोसाइटी के हैं और इन्हें पॉजिटिव मोरालिटी कहते हैं। पॉजिटिव मतलब जो अपना इन्फ्लुएंस डालता है सोसाइटी पे, लेकिन इसके ऊपर कोई कानून की बैकिंग नहीं है। जैसे रूल्स ऑफ अ क्लब, लॉज ऑफ फैशन, लॉज ऑफ नेचुरल साइंस, इवन इंटरनेशनल लॉ भी कोई अथॉरिटी नहीं होती इंटरनेशनल लॉ के पास उसको एनफोर्स करने की, कि आप किसके, कोई जुडिशल है नहीं ना जिसके ऊपर, सॉवरेनिटी नहीं है किसी, इंटरनेशनल सॉवरेनिटी किसी के पास नहीं है। इसके अलावा एक कुछ मिसलेनियस लॉज बताएं, लॉज बाय मेटाफोर या लॉज बाय एनालॉजी। तो जैसे कोई ह्यूमन इंस्टिंक्ट के लॉज हैं या लॉज ऑफ नेचर कई जगह इस तरह के हैं कि एक आदमी खाना खाएगा ही खाएगा या खाने के बाद सैर करेगा, या कोई इस तरह के आप लॉज हैं जो कि लीगल एस्पेक्ट से अब हम बाहर की बात कर रहे हैं जहाँ पर। तो वो वाले सारे जो लॉज हैं उन्हें लॉज बाय मेटाफोर कहते हैं। इसको कोई ज़्यादा इसने ऑस्टिन ने स्टडी नहीं किया है, लेकिन इनको रिकग्नाइज ज़रूर किया है कि एक लॉ बाय मेटाफोर होते हैं। तो 4 काइंड्स ऑफ लॉज हैं, डिवाइन लॉज, पॉजिटिव लॉ, पॉजिटिव मोरालिटी एंड लॉज बाय मेटाफोर। इनको ऑस्टिन ने डिफाइन किया है। ओनली जनरल कमांड्स आर लॉ। तो ऐसा अगर सॉवरेन या जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसने एक व्यक्ति को समन कर लिया कि आप कल कोर्ट में पेश होगे, तो ये सबके लिए नहीं है, तो ये सबके लिए कमांड नहीं है, तो ये लॉ नहीं है। तो जो लॉज हैं वो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जनरल हैं, वो सबको फॉलो करनी है, जो उन्हें लॉ कहते हैं। स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, तो जो ऑस्टिन मानता था कि जो पॉजिटिव लॉ है, जो कमांड ऑफ द सॉवरेन है, जो लॉ प्रॉपरली कॉल्ड सो है, ये स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस यहाँ शुरू होता है और यहाँ ख़त्म हो जाता है कि आपने जो भी कानून पास करने हैं इनको अब आप जूरिस्प्रूडेंस के अंदर खूब डिटेल में पढ़ो और ये इनके अंदर क्या असर हो रहा है, जो भी आप इसको एनालिटिकली देख सकते हो। आपके ऊपर इसके इस तरह के लॉज को कोई मॉरलिटी की ज़रूरत नहीं है, कोई इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, कोई इसका पर्पस नहीं है। इसको अब आप जूरिस्प्रूडेंस एक निस्वार्थ भाव से न्यूट्रली स्टडी कर सकती है कि इसके क्या कौन से कानून हैं और उन पे क्या उनका असर हो रहा है। पॉजिटिव लॉज आर मैन मेड लॉज। It is the source is determinate to a person or body. This body will be or person will be sovereign. It is different from positive morality. तो ये 3 चीज़ें हमें पॉजिटिव लॉ की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं। जो जनरल्स जो स्कोप ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है उसमें 3 एक्सेप्शंस आती हैं जिनको भी ऑस्टिन पार्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की स्टडी मानता है। ये 3 एक्सेप्शंस हैं, एक डिक्लेरेटरी और एक्सप्लेनेटरी लॉज, कि अगर पार्लियामेंट या सॉवरेन कोई इस तरह की कमांड पास करता है जो प्रीवियस लॉज को एक्सप्लेन कर रही है, सिर्फ उनको सिर्फ डिफाइन कर रही है, तो वो भी लॉ है। अगर कोई कानून पास हो रहा है जिससे प्रीवियस कानून खारिज हो रहा है, रिपील हो रहा है, तो वो भी लॉ है। थर्ड है लॉज ऑफ परफेक्ट इम्परफेक्ट ऑब्लिगेशन। तो अगर कोई कानून लेजिस्लेटर ने पास कर दिया, सॉवरेन ने पास कर दिया, लेकिन उसके ऊपर कोई क्लियर सैंक्शन नहीं है उसके साथ जुड़ी हुई, कोई क्लियर सज़ा नहीं है कि अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा, तो उसको भी जूरिस्प्रूडेंस के स्कोप में रखा है ऑस्टिन ने। तो इस थ्योरी की क्रिटिसिज्म देखते हैं। तो जो स्टेट है, जब स्टेट बनी तो उसके बाद में ही एक सॉवरेन आया या एक रूलर आया, किंग आया, अल्टीमेट अथॉरिटी का सोर्स आया। लेकिन इससे पहले भी जो भी सोसाइटीज़ थी, चाहे ट्राइबल सोसाइटीज़ या जो भी एक कम्युनिटीज़ रहती थी सेल्फ ऑर्गेनाइज, तो उनमें भी तो कानून होते थे। तो लॉज जो थे वो पहले बने और उनके ऊपर जो सोसाइटी वहाँ पे बाद में पहुँची लॉ के बनने के, जिसके तहत लॉज एक सॉवरेनिटी आई या एक एब्सोल्यूट पावर आई स्टेट के अंदर किसी के पास। तो लॉज एग्जिस्टेड बिफोर अ डिटर्मिनेट पॉलिटिकल अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड। किसी भी पॉलिटिकल अथॉरिटी के एस्टैब्लिश होने से पहले एग्जिस्ट करते थे लॉज, ना कि बाद में, जैसे ऑस्टिन कहता है। लॉज एग्जिस्टेड बिफोर मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट। तो इवन अगर आप
कोई आज के दिन में एक प्रॉपर मैकेनिज्म लेड है कि आप ये नहीं करोगे तो आपके पास ये पुलिस ये कार्रवाई करेगी, ये केस चलेगा, ये आपको सज़ा होगी, यहाँ आप जेल है इसमें जाओगे। तो इस तरह से कोई फॉर्मल मैकेनिज्म फॉर एनफोर्समेंट यानी कि सैंक्शन नहीं जब थी तब भी लॉज एग्जिस्ट किया करते थे, और वो लॉ फिर चाहे किसी के ऊपर लागू हो रहे हैं किसी पर नहीं लागू हो रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें लिमिटेशंस हैं। और क्या क्रिटिसिजम्स हैं इसकी देखते हैं। लेजिस्लेशन इज़ बिकमिंग स्पेसिफिक। तो आप कह रहे हैं कि जो ऑस्टिन था वो कहता था जनरलिटी ऑफ लॉ, सब पे लागू होना चाहिए, इट इज़ द जनरल कमांड ऑफ द सॉवरेन। तो लेजिस्लेशन जो है वो तो एक छोटे छोटे वर्गों पे चले गया है। आईटी के अंदर क्या होना चाहिए, कंपनी लॉ में क्या होना चाहिए, टैक्सेशंस कैसे होने चाहिए, किस जगह का कौन सा एरिया में क्या रेंट कंट्रोल है। तो लेजिस्लेशन तो बहुत स्पेसिफिक डिग्री तक पहुंच गया है, अब सिर्फ वो जनरल सब लोगों के लिए कानून तक नहीं सीमित रह गया। लॉ नॉट अ कमांड, ये इस लाइन ऑफ रीजनिंग को देखते हैं। लॉज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे और आपकी जो मेजर लॉज पढ़ेंगे उसमें तो लोगों की पावर डिफाइन की गई है कि आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऑब्लिगेशन तो दे ही नहीं रहा है वो कि आपको हर एक को राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी है। तो अगर आर्टिकल 22 कह रहा है कि हर एक को लाइफ एंड लिबर्टी है, तो फिर ये कमांड कैसे हो गई, किसके ऊपर हो गई। तो ड्यूटीज़ तो शायद है, लेकिन ये कमांड के रूप में बहुत सारे कानून को नहीं देखा जा सकता। द पर्पज ऑफ इट इज़ टू एनेबल पीपल, टू फ्री पीपल फ्रॉम एंड टू गिव देम राइट्स रादर देन गिव देम ड्यूटीज़ एंड कमांड्स ओनली। इंग्लिश लॉ इज़ क्रिएशन ऑफ कोर्ट्स एंड नॉट लेजिस्लेचर। कि आपकी जो हमने देखा कि सॉवरेन बनाता है कमांड, जबकि तो सॉवरेन इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। जो जुडिशरी है यानी कोर्ट्स, ये तो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी है, ये दीज आर नॉट द सॉवरेन विच क्रिएट लॉ बाय डेफिनेशन। लेकिन इंग्लैंड जैसे कंट्री में जब कोर्ट्स ने इंटरप्रेट करते गए, केसेस के बारे में जजमेंट देते गए, ये चीज़ें अल्टीमेटली लॉ बन गई, इवन यूएसए अमेरिका के अंदर भी। तो जो ये प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड प्रेसिडेंस है, ये लेजिस्लेचर से नहीं आया, ये सॉवरेन की कमांड नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो हेंस जो ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ जो कमांड ऑफ द सॉवरेन, ये भी इसके अंदर बहुत बड़ी एक एक्सेप्शन उसने इग्नोर कर दी। सैंक्शन तो जो ऑस्टिन समझता है जिस तरह से, उसमें वो कहता है कि जो अगर आपने सज़ा देने की जो खौफ है कि मुझे सज़ा मिलेगी, सिर्फ इससे लोग मोटिवेट होते हैं काम करने के लिए। लेकिन ये सच नहीं है कि बहुत सारे लोग डेफरेंस से, सिंपथी से, फियर से और रीज़न से भी फॉलो करते हैं कानून को। कि आपको बहुत सारे लोग हैं वो रेड लाइट को नहीं टापेंगे जब उन्हें पता है कि कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा, तो वो मानते हैं कि सही है, इट इज़ राइट टू डू फॉलो लॉ, इट इज़ द राइट थिंग टू नॉट स्टील मनी, इट इज़ द राइट टू गिव समबडी एल्स देयर ड्यू। तो एक राइटियसनेस या रीज़न की वजह से भी लोग लॉ को फॉलो करते हैं। विलिंगनेस ऑफ पीपल टू ओबे लॉ नीडेड इन मॉडर्न सोसाइटी। आज के दिन में जहाँ सोसाइटी पहुँच गई है, इंटरकनेक्टेड वगैरह वगैरह, उसमें आपको विलिंगनेस ऑफ पीपल चाहिए ओबे करने के लिए लोगों की। आप सिर्फ इस तरह के कानून नहीं पास कर सकते कहीं पे भी वर्चुअली सारी दुनिया में जहाँ आप लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बाय एंड लार्ज जाके और उन्हें कोई चीज़ फॉलो करवा लें। तो मॉडर्न सोसाइटी का तो पिलर है द विल एंड डिज़ायर ऑफ पीपल, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे अगर डेमोक्रेसी है तो वोट डालेंगे, फिर सरकार बनेगी। तो विल ऑफ द पीपल इज़ वेरी पैरामाउंट टुडे एंड लॉज आर मेड इन अकॉर्डेंस विद दैट। फोर्स कैन बी यूज्ड ओनली अगेंस्ट अ फ्यू। प्रैक्टिकली ये देखा गया जहाँ सोसाइटी आ गई है कि आप थोड़े लोग अगर चोरी कर रहे हैं, थोड़े लोग अगर डाका डाल रहे हैं, थोड़े लोगों का अगर प्रोटेस्ट है, थोड़े कोई भी स्मॉल ग्रुप, नॉट पावरफुल ग्रुप अगर कर रहा है कोई चीज़, तो उसके ऊपर तो आप फोर्स से उनका कोई काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर वो ग्रुप बड़ा हो जाता है तो स्टेट हैज़ टू डील विद द सिचुएशन डिफरेंटली। इट कैन नॉट जस्ट लेजिस्लेट के ये सबको जेल में डाल के काम चल रहा है, इस तरह का ज़माना नहीं है आज के दिन में। लॉ इज़ एनफोर्स्ड ऑन अकाउंट इट्स वैलिड, लॉ is enforced on account of its validity. It does not become valid by mere enforcement. तो कहने का भाव ये है कि जो सही चीज़ें हैं वो सही चीज़ें हैं, और वो सही उन्हें मान के उनको
एक तरह से प्रोमुलगेट किया गया है एज लॉ, ना कि जो कह दिया गया अब उसको सही मानना पड़ेगा। तो जो द आइडिया ऑफ लॉ इज़ कि कई चीज़ें बाय रीज़न, बाय जनरल अंडरस्टैंडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये चीज़ें सही हैं, और फिर उन सही चीज़ों को हम कानून मान के एनफोर्स करें, रादर दैन कि हम जिस चीज़ को भी एनफोर्स कर दे वही हम सही मानने लग जाएं। अगर कोई कानून पास कर दे कि वुमेन एजुकेशन बैंड है, तो वो सही नहीं होता। और द होल आइडिया ऑफ अ मॉडर्न सोसाइटी इज़ दैट इट शुड बी जस्ट, फेयर, एंड लॉज शुड बी लाइक दैट। तो जो कि जिस तरह का अंडरस्टैंडिंग ऑस्टिन की थी वो बिल्कुल उलट थी। वो तो कहता था जो कानून है अब उसके ऊपर कोई सवाल उठाने का मतलब नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। तो जो ऑस्टिन की थ्योरी है, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन इंटरनेशनल लॉ बिकॉज इंटरनेशनल लॉ इज़ नॉट कमांड ऑफ एनी सॉवरेन एंड येट इट इज़ कंसिडर्ड लॉ। तो जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर सॉवरेन तो है नहीं कि कौन सा अथॉरिटी है जिसका सारे कंट्रीज़ के ऊपर हक है, या कि कोई सेंट्रल वर्ल्ड की कोई कॉन्स्टिट्यूशन तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर भी जो ऑस्टिन की थ्योरी है वो नहीं लागू करती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से जो सुप्रीम सॉवरेन है उसकी अथॉरिटी डिराइव होती है। तो अगर पार्लियामेंट की जो क्या अथॉरिटी है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर रखी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन खुद पार्लियामेंट ने नहीं पास किया, ये तो कंट्री ने पहले कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, उस कॉन्स्टिट्यूशन से फिर पार्लियामेंट बनता है। तो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इज़ नॉट अ कमांड ऑफ द सॉवरेन, जिस तरह से ये अंडरस्टैंड करता है ऑस्टिन, अंडरस्टैंड करता है चीज़ों को। हिंदू मुस्लिम जो भी रिलीजियस लॉज हैं एंड कानून लॉ, ये सोसाइटी के एग्जिस्ट करने से पहले हैं, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, 1400 साल पहले इस्लाम आया था। तो उस समय से ये लॉज बनने शुरू हो गए। तो कोई भी मॉडर्न स्टेट के बनने से पहले ये जो एग्जिस्ट करते थे, ऑब्वियसली ये लॉज को किसी ने, एक आदमी या किसी सॉवरेन ने नहीं बनाया, ये लॉज को सिर्फ रिकग्नाइज किया स्टेट ने और उसके लेजिस्लेचर ने। डिसरिगार्ड ऑफ और क्या क्रिटिसिज्म है, तो सैलमन इसका सबसे ज़्यादा बड़ा क्रिटिक है आपके इसका जॉन ऑस्टिन का। तो ये कहता है कि सबसे पहले तो एथिकल एलिमेंट कहाँ है, आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं उसके अंदर एथिक्स का कोई जगह ही नहीं रखी है, कोई स्कोप ही नहीं रखा है। विच मीन्स कि अगर आप कोई कानून से कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा है, वो फेयर है, वो उससे जस्टिस हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब चीज़ों को आप कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया है ऑस्टिन ने। कई लोग मानते हैं इस चीज़ को, उसकी स्ट्रेंथ भी मानते हैं कि उसने मोरालिटी को एकदम निकाल दिया लॉ से। तो इस चीज़ को, इससे एट द टाइम थोड़ा अंडरस्टैंड करना आसान था, लॉ को अंडरस्टैंड करने के अंदर मदद मिली इनिशियली, मगर बाद ज़्यादा आप डिटेल में देखोगे तो इससे पॉसिबल ही नहीं है। आप बगैर एथिक्स के आप बना ही नहीं सकते। यू कैन नॉट इवन इमेजिन लॉ बगैर नेचुरल लॉ के, बगैर इन चीज़ों के, क्योंकि सिर्फ स्टेट की अगर अपनी मनमर्जी से चलेगा तो लोगों की खुशी कौन देखेगा। देयर हैव टू बी मोर एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर गाइडेंस ऑफ क्रिएशन ऑफ लॉ। पर्पस ऑफ लॉ कोई डिफाइन ही नहीं किया। तो जो थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी जो ऑस्टिन ने दी है उसमें कोई पर्पस ऑफ लॉ है ही नहीं, कि आप जो भी कमांड दे दिया सॉवरेन ने वो तो लॉ हो गया। तो वो क्यों बनाए लॉ, किस तरह से बनाए, किस बेसिस पे उसे क्रिटिसाइज़ किया जाए, क्या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी है, इन सब चीज़ों को हटा दिया गया। तो एक तरह से सर्कुलर रीजनिंग होगी कि लॉ इज़ लॉ सिंस इट इज़ लॉ, कि आपने सॉवरेन ने जो बोल दिया वो लॉ है। अब सॉवरेन ने जो बोला है अगर वही लॉ है तो फिर वो एक तरह से वो आगे कहीं और लीड नहीं करता। अगर आप कहते हैं लॉ इज़ मोरालिटी एंड लॉ इज़ नेचुरल लॉ, तो नेचुरल लॉ की कोई और डेफिनेशन होती तो हम कहीं ना कहीं आगे जा सकते थे। ये तो यहीं ख़त्म हो जाती है स्टेटमेंट। जो भी है वो कानून है, जो 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 लॉ वही है जो लॉ है। तो इस तरह की स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। लॉ इज़ लॉ ऑन सैलमन ऑन ऑस्टिन्स थ्योरी ऑफ लॉ। तो जो सैलमन ने डिटेल में बोला है उसमें कहा है कि एलिमिनेट्स ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट दैट ऑफ फोर्स, कि आपने सिर्फ सैंक्शन को रख दिया लॉ के अंदर, कि जो कमांड है उसके पीछे एक डंडा है, उसके अलावा और जितने भी एलिमेंट थे जैसे मोरालिटी, एथिक्स, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया है कि विलिंगनेस ऑफ पीपल, या कोई हैप्पीनेस, जैसे बेंथम कहता था कि हैप्पीनेस को अचीव करो, यूटिलिटी कोई हो, कोई पर्पस हो ऑफ लॉ, तो वो सब चीज़ें हटा दी ऑस्टिन ने।
मिस द एथिकल एलिमेंट इन लॉ, एग्जाम्पल जस्टिस, तो कोई जैसे कानून को जस्ट होना चाहिए, इट शुड बी फेयर, इट शुड बी गिविंग अपॉर्चुनिटी टू पीपल, इट शुड गिव राइट ऑफ प्रॉपर्टी, तो इस तरह की जितने भी कॉन्सेप्ट थे उन सबसे छोड़ दिया, तो इट मिसेस एथिकल एलिमेंट। नॉट लॉ आर लॉज, तो जिन्हें हमने देखा कि पॉजिटिव मोरालिटी जिससे शुरू हुई, आप पॉजिटिव मोरालिटी से कहीं ना कहीं हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, ये सारी पॉजिटिव मोरालिटी से शुरू हुई थी। आज भी हमारे यहाँ मुस्लिम्स को 4 वेडिंग्स अलाउड है, और उनकी मैरिज एक्ट और वो सारी इनहेरिटेंस एक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू इनहेरिटेंस एक्ट। तो ये डिफरेंट क्यों हैं? ह्यूमन बीइंग तो सारे सेम है, तो कोई लॉजिकल वो डिफरेंस तो है नहीं। तो इन दोनों का क्योंकि ट्रेडिशनल हिस्टोरिक पॉजिटिव मोरालिटी अलग थी, इनका जो सोर्स ऑफ लॉ है वो अलग था, तो इसलिए सोसाइटी को उन्हें रिकग्नाइज करना पड़ा एज लॉ। तो जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी तो सिर्फ पॉजिटिव लॉ, जो भी कमांड की एक आर्बिट्रेरी वो नहीं थी इन सारे कानून के पीछे, कमांड नहीं थी, ये कस्टम्स से निकले हैं ये सारे लॉज। तो ये टेक्निकली दीज आर नॉट, जो नॉट लॉज थे उन्हें आज के दिन में हम लॉ रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर लॉज आर ऑल्सो लॉज प्रैक्टिकली। तो एंड में थोड़ी मेरिट्स ऑफ द थ्योरी देख लेते हैं। एक तो ऑस्टिन ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया था सारी डेफिनेशन ऑफ लॉ। तो इसके अंदर जो लॉ इज कमांड ऑफ द सॉवरेन, वेयर सॉवरेन हैज़ द sanctions, power of sanctions, to impose power of sanctions, ये बड़ा एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ लॉ थी जिसको समझना और एग्जीक्यूट करना उस समय आसान था। इट ऑल्सो जैसे 1830 के अंदर जब ऑस्टिन बोलता था तो उस समय मोरालिटी जो थी वो रिलीजन से जुड़ी हुई थी, तो चर्च तो कुछ करना ही नहीं देती थी आदमी को, तो उसको मोरालिटी से और इरेशनैलिटी से निकाल के एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पे उसको बनाना, तो ये भी एक बड़ा स्टेप था उस समय के लिए। इसको सब्सिक्वेंटली इसको ज़्यादा देर नहीं चल सकता था ये, लेकिन उस समय लॉ सेपरेट फ्रॉम मोरालिटी वाज अ वेरी बिग स्टेप फॉर सोसाइटी, कि अब ये रिलीजन से और इन और सब जो चीज़ें थी उनसे बाहर आ गया, फिर इसके ऊपर काम इंडिपेंडेंटली किया जा सकता था। डिफाइंड सोर्स ऑफ लॉ, तो लॉ इज़ क्रिएटेड एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट एंड स्टेट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। तो जो भी सॉवरेन है उसको एक तरह से सोर्स बता दिया गया लॉ का, कि भाई तुम बोल रहे हो जो लॉ है। तो उस समय तो शुरू में एथिक्स या मोरालिटी का उसने नहीं बोला, बट बिकॉज मोरालिटी से इसको अलग कर दिया गया, तो अब स्टेट जो कानून बनाती थी उसको सब्सिक्वेंटली आप क्रिटिसाइज़ करने लग गए कि आप देखो आपने कानून बनाया, जो तुमने बनाया वो है कानून, लेकिन इस कानून से ये नुकसान हो रहा है। तो पहले आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी, लॉ कौन बनाएगा, फिर सब्सिक्वेंटली जिन लोगों ने उसको स्टडी करना शुरू किया उसने स्टेट को और स्टेट के बनाए लॉज को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, यूजिंग मोरालिटी, नेचुरल लॉ, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स वगैरह वगैरह। तो वो सब तभी पॉसिबल था जब एक बार आप उस सोर्स ऑफ लॉ को डिफरेंशिएट करें बाकी सबसे। थैंक यू, आपको आगे मिलेगा।